तो पहला टॉपिक है यहाँ पर उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो इसके बारे में देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम किसी निकाय में होने वाला वह प्रक्रम है जिसे बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन करके यदि उत्क्रमित कर दिया जाए तो निकाय तथा उसका परिवेश उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है जिनसे वह सीधे प्रक्रम में होकर गुजरते हैं और अंततः निकाय अपनी पूर्व अवस्था पुनः प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे वैद्युत अपघटन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसके बाद अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिख दी है। वह प्रक्रम जिन्हें बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन करके विपरीत दिशा में संचालित नहीं किया जा सकता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। प्रकृति की लगभग सभी प्रक्रियाएं अनुत्क्रमणीय हैं। यह प्रक्रम तापीय साम्य, यांत्रिक साम्य तथा रासायनिक साम्य का पालन नहीं करता है। जैसे घर्षण द्वारा ऊष्मा का उत्पादन एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है कार्नोट प्रमेय। इसमें जो ऊष्मा इंजन है और रेफ्रिजरेटर ये सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसका अगला टॉपिक है कार्नोट प्रमेय यानी कार्नोट थ्योरम क्या होती है, इसको देखिए। इस प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो निश्चित तापों के बीच कार्य करने वाले किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता कार्नोट इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती तथा कार्नोट इंजन की दक्षता प्रयुक्त कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा कार्नोट ने बताया था। ये कार्नोट की प्रमेय थी। तो इसकी उपपत्ति हम पढ़ेंगे कि इसकी उपपत्ति कैसे होगी। ये जो स्टेटमेंट है ये किस प्रकार सत्यापित किया जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। कार्नोट प्रमेय के प्रथम भाग को सत्यापित करने के लिए T1 ताप के स्रोत तथा T2 ताप के सिंक के बीच कार्य करने वाले एक अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन आई तथा उत्क्रमणीय परिस्थितिज यानी रेफ्रिजरेटर की कल्पना यहाँ पर की गई है। ये आप देख सकते हैं। माना ऊष्मा इंजन आई एक पूर्व चक्र में स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है। ये देखिए, ऊष्मा इंजन स्रोत से Q1 ऊष्मा को ले रहा है, अवशोषित कर रहा है तथा W1 कार्य कर शेष ऊष्मा यानी Q2 बराबर यहाँ से Q1 माइनस W1 बराबर Q2 ऊष्मा को सिंक को प्रदान करता है, यानी T2 टेम्परेचर पे जाता है, प्रदान करता है। उत्क्रमणीय परिस्थितिज R को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि जब एक चक्र में इस प्रकार W2 कार्य किया जाता है तो यह स्रोत को समान ऊर्जा Q1 प्रदान करता है। इस प्रकार परिस्थितिज एक चक्र में Q1 माइनस W2 ऊष्मा सिंक से लेता है। पहले क्या होता है कि ऊष्मा इंजन स्रोत से ऊष्मा लेता है Q1 माइनस W1। उसके बाद रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सिंक से Q1 माइनस W2 ऊष्मा ले लेता है। माना उत्क्रमणीय परिस्थितिज की दक्षता अनुत्क्रमणीय इंजन से कम है, अर्थात ईटा R सफिक्स में है, लेस देन ईटा I है। यहाँ पर R जो है वो रेफ्रिजरेटर के लिए है और I जो है वो ऊष्मा इंजन के लिए है। तो हम ऊर्जा Q1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो किया गया कार्य जो W2 है वो लेस देन होगा W1 से। इस स्थिति में हम लिख सकते हैं Q1 माइनस W2 ग्रेटर हो जाएगा Q1 माइनस W1 से। तो इसके आगे इस प्रकार I व परिस्थितिज R यानी जो रेफ्रिजरेटर के लिए था युग्म द्वारा सिंक से एक पूर्ण चक्र में अवशोषित ऊष्मा जो होगी वो Q1 माइनस W2 माइनस Q1 माइनस W1। तो ये बराबर हो जाएगा W1 माइनस W2 के।
तथा यह युग्म एक चक्र में W1 माइनस W2 कार्य करता है, जबकि स्रोत तथा वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। अतः यह कथन कि ईटा आर लेस देन ईटा आई अथवा ईटा आई ग्रेटर देन ईटा आर सही नहीं है। अतः किन्हीं दो निश्चित तापों के बीच कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। तो कार्नो इंजन की अगर हम दक्षता लिखते हैं तो 1 माइनस जो T2/T1 होता है, जो सिंक का टेम्परेचर होगा, और अपान में स्रोत का टेम्परेचर यहाँ पर लिखा जाता है। इस प्रकार कार्नो इंजन की दक्षता केवल स्रोत एवं सिंक के ताप पर निर्भर करती है, प्रयुक्त कार्यकारी पदार्थ पर नहीं निर्भर करती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। यह नियम ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा के विषय में तथा ऊष्मीय ऊर्जा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित हो सकता है इसके बारे में जानकारी देता है। तो इसके लिए दो कथन कहे जाते हैं। पहला कथन जो है वो क्लासियस का कथन है ऊष्मागतिकी के नियम के लिए। तो ये देखिए, किसी बाह्य स्रोत की सहायता के बिना किसी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ले जाना असंभव है। इन्होंने बताया कि कोई भी मशीन हमारे पास है और उसको बाह्य स्रोत की सहायता के बिना हम उस ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद केल्विन प्लांक का कथन था। केल्विन प्लांक ने अपने कथन में यह बताया कि किसी भी ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से अवशोषित ऊष्मा को पूर्णता कार्य में परिवर्तित कर दे। तो ये जो दो लोगों का कथन था ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए, तो ये आपको बता दिया गया। अगर अतिलघुत्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी एक का कथन आप लिख सकते हैं। अगर नाम लेकर के पूछा जाए कि उनके अनुसार ये कथन लिखिए, तो फिर आपको उन्हीं के अनुसार ये कथन ऊष्मागतिकी का लिखना पड़ेगा। इसके बाद ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय का किसी भी क्रिया द्वारा ताप परम शून्य नहीं किया जा सकता है। यह नियम परम शून्य की अपर्याप्तता को बताता है। इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल बच्चों लिए हैं, आपकी बुक के ही हैं, उन्हें आप देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। दिया गया है पेज नंबर 200 पर ये न्यूमेरिकल मिलेगा। ये पहले वाले लेसन का न्यूमेरिकल है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। आपको कंटिन्यू जैसे आप लिख रहे हैं वैसे उसी के अनुसार कंटिन्यू लिखेंगे, पेज छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 200 पे, यदि किसी 800 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कार को ब्रेक लगाकर रोकने से 41.8 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो तो ब्रेक लगाने से पहले कार की चाल क्या होगी। यहाँ पे द्रव्यमान है 800 किलोग्राम, जो ऊष्मा है वो 41.8 किलो कैलोरी है। तो इसको हम जूल में बदलेंगे तो किलो का मतलब 10 की पावर 3 और कैलोरी 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। तो फाइनली हमें ये मिलेगा और हमें v का मान पता है। हम जानते हैं कि गाड़ी रुकने पर उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाएगी, यानी जो उसकी ऊष्मा होगी वो हाफ mv² के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम हाफ mv² के बराबर कर देंगे q को, तो v² बराबर 2q/m हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली वैल्यू पुट करेंगे तो b² बराबर हमें 438.9 मिलेगा। तो b बराबर हमें 20.94 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये पेज नंबर 200 पर ये भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 मीटर की ऊंचाई से गिरते जल के ताप में वृद्धि की गणना कीजिए। यदि गिरने के कारण 80% ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और वह जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यहाँ पर J बराबर 4.2 × 10⁻⁷ अर्घ प्रति कैलोरी दिया गया है। देखिए, जब
जल ऊंचाई पे था 100 मीटर की ऊंचाई पे, तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी यानी mgh होगी। ठीक है, अब देखिए जब ये नीचे की तरफ गिरता है, जल नीचे की तरफ आता है तो 80% ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, यानी mgh जो है वो 80% किसमें चेंज हो जाएगी, उष्मा में बदल जाती है। तो हमें जल द्वारा अवशोषित वह जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो हमें बताना है कि ताप में कितनी वृद्धि होगी। तो ताप में वृद्धि कितनी होगी ये बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर हमने इस न्यूमेरिकल को हल कर दिया है। h बराबर 100 मीटर हो गया, 100 मीटर से गिर रहा है, ये पहली सतह हो गई, ये दूसरी सतह हो गई। तो देखिए जो एनर्जी है वो 80/100 इंटू मैंने Q ले लिया है, और C बराबर यहाँ हो जाएगा 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने जल के ले लिया है। तो सतह 1 पर अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा mgh होगी, तो जो कि h का मान दिया गया है, g का मान रख देंगे तो हमें 1000 m मिल जाएगा। हमें द्रव्यमान पता नहीं, यहाँ पर आप द्रव्यमान की जगह रो भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये ऊर्जा ही इसमें बदल रही है, तो ये इसके हमने बराबर कर दिया है। ये विशिष्ट जल की विशिष्ट उष्मा ये हमने लिख दिया 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तो mc डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये वैल्यू पुट की गई है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद उसे हमने जूल में बदल दिया, तो 4.2 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली हल करेंगे तो डेल्टा टी बराबर 0.29 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिल जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी उष्मागतिक निकाय को 50 जूल उष्मा देने पर निकाय द्वारा 30 जूल कार्य किया जाता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। यानी हमें du निकालना है, dq 50 जूल दिया गया है, dw 30 जूल दिया गया है। तो उष्मागतिकी के प्रथम समीकरण के अनुसार हम निकाल सकते हैं du बराबर dq माइनस dw होता है, तो 50 माइनस 30 बराबर हमें 20 जूल मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।